हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आ गए आपके साथ हम अपना क्रैश कोर्स लेकर। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे जीओसी 2, मतलब जीओसी फिनाले। आज इसका फाइनल कर देंगे, आज इसका बिल्कुल फिनाले कर देंगे। आज जीओसी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो बेस स्ट्रेंथ और एसिड स्ट्रेंथ के बारे में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, एडवांस हो चाहे मेंस हो, हर जगह इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और इसमें बेस स्ट्रेंथ और एसिड स्ट्रेंथ में आपका जीओसी 1 यूज़ होता है, मतलब जो मैंने पहले करवा चुका हूँ, जो आपको इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मिजोमेरिक इफेक्ट, इन तीनों के बेस पर आप क्या करते हो, अपना बेस स्ट्रेंथ एंड एसिड स्ट्रेंथ को निकालते हो। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले पहले आप लेक्चर 1 को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि चीज़ों को और क्लैरिटी आए उसमें। मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक करके वहाँ से डायरेक्ट आप लेक्चर 1 पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटोगे ज्ञान बढ़ेगा। अभी बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है, आपको और लोगों की भी मदद करनी चाहिए इस मुश्किल घड़ी में। चलिए क्रैश कोर्स शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनाले, बेस स्ट्रेंथ एंड एसिड स्ट्रेंथ। तो हमने लास्ट क्लास में सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ये वाली, यहाँ से हमें शुरू करना है। तो आज पढ़ेंगे सबसे पहले बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ क्या होती है? बेस स्ट्रेंथ, देखो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसमें अगर बेस स्ट्रेंथ से क्वेश्चन अगर आया तो इससे आपसे ये पूछेगा, 3-4 आपको कोई कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। तो मैं एक आपको है ना बिल्कुल एक जनरलाइज वे में आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। पहले मैं एक सीक्वेंस वाइज में ये टॉपिक करवा देता हूँ, उसके बाद एंड में जब जैसे ही बेस स्ट्रेंथ खत्म होता है और एसिड स्ट्रेंथ से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि बेसिक स्ट्रेंथ में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करके सीधा आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एसिड स्ट्रेंथ में भी यही होगा। एसिड स्ट्रेंथ में भी आपको सीक्वेंस वाइज करवा के और एक पर्टिकुलर एक चीज़ बता दूंगा कि हाँ आपको ये चेक करना है और इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस स्ट्रेंथ। तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस के बारे में तो अरेनियस बेस और ब्रोंस्टेड लोवरी डेफिनेशन जो है, ये सारी चीज़ें बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये खैर आप पढ़ चुके हो, बहुत बच्चों वाली चीज़ होती है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपके, ठीक है। एक आता है अरेनियस बेस, अरहीनियस बेस, ठीक है। ये क्या करता है, H2O के अंदर इन H2O इट कैन डोनेट व्हाट, OH नेगेटिव या फिर लूज OH नेगेटिव डोनेट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, अरेनियस बेस कहते हैं ठीक है। फिर आता है आपका ब्रॉन्स्टेड लोवरी, ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस। ये क्या होता है, ये होता है ऐसा एसिड होता है, मतलब जो अपना प्रोटॉन को लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है ठीक है। वो क्या होते हैं आपके, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस। और जो जो डोनेट कर सकता है, आपको पता है H+ जो भी रिलीज करता है वो क्या कहलाते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं उनको, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं, भली बात ही इससे आप बिल्कुल परिचित होंगे। ये क्या करते हैं, H+ रिलीज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। H+ रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा जी लुविस एसिड के बारे में। देखो एसिड वैसिड के बारे में बाद में बात करेंगे, जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस बेसिस पे है। उसी तरीके से लुविस बेस किसे कहते हैं, तो इसके लिए प्राइम कंडीशन क्या होती है, जो भी आपका एटम है या ग्रुप है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो आपके क्या होंगे, लोन पेयर होने चाहिए आपके, ठीक है। फिर आपके क्या काम करेंगे, वो लुविस बेस की तरह काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए जैसे NH3 है, NH3 कैन एक्ट एज अ बेस, बिल्कुल इसके बाद लोन पेयर है, तो ये बेस की तरह काम कर सकता है। कौन सा बेस, ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस, ठीक है। उसी तरीके से मान लो H2O है, H2O तो आपका एसिड की भी तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। इसके बाद लोन पेयर है, तो ये भी आपका बेस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। वाटर रंग बदलता है, सामने वाले को देखकर देखता है कि हाँ मुझे बेस बनना चाहिए कि एसिड बनना चाहिए, क्योंकि इसके बाद दोनों काबिलियत होती है, या एसिड भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पीरियड में
आपका बेसिक करेक्टर, पीरियड में बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर क्या करता है? बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है कि डिक्रीज़ करता है? डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है। क्यों करता है? फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो CH4 है, NH3 है और H2O है और आपका HF है, ठीक है। तो हम इसे एसिड से कर सकते हैं। जो H+ जल्दी से रिलीज़ कर देगा वो क्या होगा? आपका एसिड होगा, क्योंकि आपको पता है एसिड क्या होता है, मैं अभी बता के आ रहा हूँ आपको एसिड क्या होते हैं, जो H+ ईजिली क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। तो मान लो इसका H+ रिलीज़ करने के बाद CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और यहाँ पे OH नेगेटिव ये बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे F नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो कितना स्टेबलाइज है, वो आपका क्या बताएगा? एसिडिटी बताएगा। मतलब H+ के बाद H+ रिलीज़ करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बना है ना, वो कितना स्टेबलाइज है, स्टेबलाइज है। जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो कितना होगा? उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो F नेगेटिव क्या होता है? HF क्या होता है? आपका एसिडिक होता है, क्योंकि H+ भी रिलीज़ कर देता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4 होती है। इस पे आने की वजह से क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। और एक लाइन होती है, इसको बेशक छाप लो अपने दिमाग में, मोर इज़ द एसिडिक करेक्टर, मोर इज़ द एसिडिटी, या फिर एसिडिटी लिखो, एसिडिटी, वीक इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। ये लाइन तो छाप लो अपने दिमाग में, ठीक है। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। देखो F नेगेटिव, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, इसका और थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब अच्छा होगा, मतलब बेसिक के वे में अच्छा होगा। CH3 सबसे ज़्यादा होगा, NH2, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? अच्छे बेसिस होते हैं, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ठीक है। और दूसरी तरीके से ऐसे भी देख सकते हो कि जो CH3, जो C पर नेगेटिव चार्ज है ना बेटा जी, C पे नेगेटिव चार्ज क्या है? वो स्टेबलाइज नहीं है। मतलब जब H+ निकला होगा तो जो नेगेटिव चार्ज बना है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, मतलब वहाँ से H निकालना मुश्किल है, वहाँ से H नहीं निकल पाएगा। इसलिए क्या करेगा? ये जल्दी से H+ लेना चाहेगा, H+ लेना चाहेगा। इसलिए क्या होते हैं? अच्छे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? अपना बेसिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूँ, डाउन द ग्रुप में क्या होता है? HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो HI आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके बारे में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छे से बताऊंगा। अभी अपने मतलब की चीज़ करते हैं। HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो मैंने ये लाइन लिखवाई ना, मोर इज़ द एसिडिटी, वीक इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो क्या होगा? HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। अगर वीक होगा तो HF आपका क्या हो जाएगा? हाईली बेसिक हो जाएगा। तो मतलब डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिक करेक्टर, डाउन द ग्रुप भी बेसिक करेक्टर क्या होता है? बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ ही करता है, ठीक है। दोनों केस में क्या करता है? डिक्रीज़ ही करता है, ठीक है। अब देखो, अब एलिफेटिक बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। एलिफेटिक बेसिस में, एलिफेटिक बेसिस में देखो, अमोनिया की अगर बात करूँ बेटा जी, अमोनिया क्या होता है? आपका NH2 होता है, इसके साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपका अमोनिया होता है। इसमें गैशियस फेज़ में अगर इसकी बेसिसिटी बात करूँ, गैशियस फेज़ में अगर इसकी बेसिसिटी की बात करूँ तो इसका सिंपल सा ऑर्डर हो जाता है क्या? +3, मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब कि 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये क्या होते हैं? ज़्यादा बेसिक होते हैं। फिर आपका क्या आता है? अमोनिया आता है बेटा जी, अमोनिया, ठीक है। मैं इसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना किस तरीके से ये ऑर्डर आता है, तो मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसकी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं ईजिली, ठीक है। ये होता है आपका। अगर मैं बात करूँ एक्वस फेज़ में बेटा जी, एक्वस फेज़ में तो इसका ऑर्डर होता है, वो डिपेंड करता है किस पे? अगर R जो होता है, अगर CH3 हुआ और R हुआ C2H5, तो बेटा जी इसका ऑर्डर होता है 2 1 3 और इसका होता है 2 3 1, मतलब कि 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन, ठीक है। सिमिलरली इसमें 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड आपका 1 डिग्री अमीन, ठीक है, अमीन, और साथ में NH3 बाद में आता है। इसका भी लिंक मतलब सेम, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक ही जगह मैंने समझाई हुई है, एक ही वीडियो में। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक दे देता हूँ, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी सी चीज़ रही। अब क्या है, एक सेकंड थोड़ा, अब क्या है, अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड अगर बात करें, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड देखो किस तरीके से। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करूँ बेटा जी, ध्यान से देखना, अगर अगर मैं RCH2 CH2NH2 इस तरीके से लूँ,
ठीक है। ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इसकी बात करूँ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली RCH2 CH डबल बॉन्ड NH, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और सिमिलरली RCH CH NH2, ठीक है, ये भी क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में है, इसकी वजह से क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ याद रखना, sp3 जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज होगा, नोट लिख लो, s करेक्टर एज करेक्टर इंक्रीजेस, एज करेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, और जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी ना बेटा जी, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो देने की कैपेबिलिटी, मतलब H+ को डोनेट करने की कैपेबिलिटी कम होती जाएगी उसमें, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, अगर वो स्टेबलाइज हो गया तो H+ को लेना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो sp3 होगा वो ज़्यादा बेसिक होंगे, sp2 उसके बाद में आपका sp आता है। तो खैर इसमें तो ये केस पढ़ते हम बहुत ही कम है, हम sp3 और sp2 की ही बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपको ओवरऑल चीज़ बता दूँ ना, ओवरऑल एक चीज़ बता देता हूँ, बेसिक करेक्टर को देखने के लिए हमेशा क्या देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कहने का मतलब है कि जो लोन पेयर है, अगर इसके पास किसी भी एटम के पास या फिर कोई ग्रुप है उसके ऊपर एटम है, सॉरी लोन पेयर है, अगर वो अवेलेबल है ना तो वो अच्छा बेस माना जाएगा। अगर उसका लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो वहाँ पर वो स्टेबलाइज हो जाएगा। वो अगर स्टेबलाइज हो गया ना तो H+ को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा सारा खेल बेस का क्या है, हमारा बेस क्या है, हमें H+ क्या करना है, H+ को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि लोन पेयर होगा, जैसे NH3 है बेटा जी, NH3 ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट ही तो करेगा। H+ के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तो ये अपने लोन पेयर क्या करता है, इस पर डोनेट कर देता है बस। अगर ये डोनेट कर सकता है तो ये NH4+ बन जाएगा और ये अच्छे बेस माने जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो सिंपल चीज़ आप क्या रखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक करना जब भी बेस की बात आएगी, ठीक। चलो अब एक और पॉइंट लिख लो कि जो साइक्लिक अमीन्स होते हैं ना, साइक्लिक अमीन्स जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, किससे, बेसिक देन एसाइक्लिक अमीन्स। ऐसा क्यों होता है बेटा जी, ध्यान से देखना। मान लो मैं ये ले लेता हूँ ऐसे, ये N ले लिया मैंने और इससे मैंने जोड़ दिया, जैसे ये जोड़ दिया मैंने इस तरीके से, ठीक। इसके बाद लोन पेयर होगा, सिमिलरली मैं क्या करूँ, NCH3 और CH3 ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये साइक्लिक है और ये असाइक्लिक है। अब ये साइक्लिक जो है, ये वाला साइक्लिक जो है ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, इन दोनों में क्या आ रहा है, जो असाइक्लिक है ना बेटा जी, आपने पढ़ा होगा अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है। ये अम्ब्रेला इन्वर्जन या मीन्स के केस में होता है, और इसमें ये अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, ठीक है। अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, ये आप पढ़ सकते हैं, आप आसानी से कहीं पे भी पढ़ सकते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये क्या करता है, फ्लिप करता रहता है, क्योंकि फ्लिप करता रहता है अम्ब्रेला की तरह, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें जो लोन पेयर होता है अवेलेबल ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि लोन पेयर किधर है, किस साइड है, कहाँ है भी कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि बार बार ये फ्लिप होता रहता है एक दूसरे, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, फ्लिप होने की वजह से इसका लोन पेयर जल्दी से अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, रिजिड होते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो फ्लिप नहीं कर पाता है। जो लोन पेयर होता है उसी पोजीशन पे रहता है जहाँ पर इसको होना चाहिए। तो ये अच्छे बेसिस होते हैं, मतलब इसका लोन पेयर अवेलेबल है तो ये अच्छे बेसिस होते हैं, इसीलिए इसका इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं इसकी, जैसे कि मानो ये आपका दिया गया है RC डबल बॉन्ड NH, ये दिया हुआ है NH2 है। अब मैं आपसे बात करूँ कि इन दोनों नाइट्रोजन में से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। देखो दोनों ही लोन पेयर है, ठीक है, दोनों के पास ही लोन पेयर है, ठीक है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में जा रहा है इसका लोन पेयर। तो देखो ये डीलोकलाइजेशन में जाएगा इस तरीके से और ये जाएगा इस तरीके से, मतलब इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वाले नाइट्रोजन पे आ रही है, इस वाले नाइट्रोजन पे आ रही है। तो ये वाला नाइट्रोजन जो होगा, ये वाला नाइट्रोजन मोर बेसिक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा है तो ये मोर बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यही बात कर लेते हैं किसकी, अब मैं बात कर लूँ एनिलीन की और दूसरी तरफ पिरिडीन की और फिर बात कर लूँ पायरोल। इनका कंपैरिजन करवा लेता हूँ। पायरोल, एनिलीन होता है बेटा जी आपका ये NH2, पिरिडीन आपका बेटा जी होता है ये
नाइट्रोजन, और ये पायरोल होता है आपका ये। ठीक है, तो देखो इसमें से बेसिक कौन सा होगा। अब मैं बात करूँ लोन पेयर, तो दोनों के पास है, तीनों के पास है लोन पेयर। ठीक है, तीनों के पास है, तो मतलब देखते हैं जिसमें काम करेगा कि नहीं, कौन बेसिक होगा, कौन सा, किसका लोन पेयर अवेलेबल है, ये चेक करना है। तो इसमें देखो देखो सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि डिलोकलाइजेशन में पार्ट ले रहा है। ठीक है, और ये वाला तो जो पिरिडीन वाला है ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि यहाँ पर कार्बन देखो डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये वाला जाएगा डिलोकलाइजेशन में इस तरीके से, मतलब इसका लोन पेयर जो है वो अवेलेबल 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 लेस अवेलेबल है, लेस अवेलेबल है। पिरिडीन की बात करूँ, पिरिडीन का कहीं पे भी नहीं जा रहा, कोई डिलोकलाइजेशन नहीं हो रही, इसका यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे है। sp2 देखो, sp2 तो कॉमन है, sp2 कॉमन है, ये भी sp2 है। ठीक है, इसका डिलोकलाइज नहीं हो रहा, तो इसका हो सकता है, इसको देखते हैं, ये मोर अवेलेबल 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 लोन पेयर। ठीक है, इसका देखो, अब इस लोन पेयर भी, ये भी क्या जा रहा है, डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये जा रहा है डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, लेस अवेलेबल। तो सबसे ज़्यादा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, पिरिडीन हो जाएगा, पिरिडीन। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें, इन दोनों में से इस तरीके से डिसाइड करेंगे बेटा जी कि आपका जो नाइट्रोजन है ये वाला एनिलीन वाला, ये डीलोकलाइज हो, मतलब इसका जो लोन पेयर है इसकी वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है। अगर मैं इस लोन पेयर को छुपा दूँ तो क्या ये पहले भी एरोमेटिक था, क्या बिल्कुल था, एरोमेटिक पहले भी था और अभी भी एरोमेटिक ही रहेगा लोन पेयर होने के बाद भी। तो इसका लोन पेयर जो है एरोमेटिसिटी में नहीं जा रहा है, लेकिन इसका अगर मैं लोन पेयर हटा दूँ ना, इसका छुपा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहेगा। तो इसका जो लोन पेयर, जो वजह है, जो एरोमेटिक होने की वजह है, वो इसका लोन पेयर है। अगर लोन पेयर इसकी एरोमेटिक होने की वजह है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करेगा, ये इस एरोमेटिक बनाने में ही आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो आपका फिर क्या आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा, सबसे पहले एनिलीन आ जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो लोन पेयर NH2 के पास रहेगा ही, है ना, वो सिर्फ डीलोकलाइजेशन में जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पायरोल में तो आपका एरोमेटिक करेक्टर जो आ रहा है, एरोमेटिसिटी आ रही है, वो लोन पेयर की वजह से ही आ रही है, तो लोन पेयर अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा उसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पायरोल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बेसिसिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा जी, आता है ऑर्थो इफेक्ट आता है, एक ऑर्थो इफेक्ट। तो इसको डायरेक्ट बता दूंगा मैं, ठीक है, डायरेक्ट बताऊंगा। ये ऑर्थो इफेक्ट जो होता है ना, वो होता है आपका दो केसेस में, एक होता है अमीन्स के केसेस में, और दूसरा होता है आपका COH बेंजोइक एसिड के केसेस में। ये दो जगह देखे जाते हैं, तो इसको तो मैं कराऊंगा किसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ देखूंगा। हमें बात करनी है सिर्फ इसमें, सिर्फ ये दो जगह होते हैं जहाँ पर आपका ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है। ऑर्थो इफेक्ट ठीक है, इसका मतलब ये है कि NH2 के साथ, ये NH2 है आपका, एनिलीन है, इसके ऑर्थो पोजीशन में X Y Z कोई सा भी ग्रुप हो, -I देने वाला, +R देने वाला, -R देने वाला, या फिर -M देने वाला, +M देने वाला, या फिर +I देने वाला, कुछ भी हो, ये हमेशा बेसिसिटी को डिक्रीज़ करता है, हमेशा डिक्रीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल NH2 के साथ अगर मैं NO2 लगा दूं या फिर CH3 लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, तो इसकी बेसिसिटी क्या मानी जाएगी। चलो ऐसे देखो, ऐसे समझो। कहने का मतलब है कि मान लो इसके साथ मैं लगा दूं CH3 लगा दूं, ठीक है, और इसके साथ मैं लगा दूं NH2 के साथ क्या लगा दूं, इसके साथ मैं लगा दूं आपका, यहाँ पे मैं लगा दूं अ, 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 चलो यहाँ ऐसे नहीं, ये तो ऐसे समझ नहीं पाओगे, ऐसे समझो। यहाँ पर लगा देता हूँ मैं OH, और यहाँ लगा देता हूँ मैं CH3। ठीक है, आपको पता है, जो जो आपको पता है कि आप बेसिसिटी को कौन डोमिनेट, मतलब जो बेसिसिटी को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, नाइट्रोजन जो भी या फिर जो भी एटम होगा उसके लोन पेयर की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। मतलब जैसे देखो, ऐसे देखो, मान लो ये निकालना है हमें NH2, ठीक है, इसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, वो क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, वो ईजिली H+ को डोनेट कर पाएगा। और सिमिलरली अगर मैं इस NH2 पे क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या करेगा, लोन पेयर की डेंसिटी को खा जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और खींच लेंगे तो लोन पेयर बचेगा ही नहीं, तो वो H+ को डोनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो देखो इसका +M इफेक्ट लग रहा है, इसके पास लोन पेयर है ना, जिसके पास लोन पेयर होता है इसका +M इफेक्ट लगता है।
इसका प्लस एम भले ही लग रहा हो, लेकिन इसका क्या है, ध्यान रखना, इसका क्या लग रहा है, प्लस एच लग रहा है, और आपको पता है प्लस एम डोमिनेट करता है प्लस एच पे। लेकिन ये जो ओ एच ग्रुप है वो किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, और किसकी होगी, ये हो जाएगी आपका CH3 वाला। देखो प्लस एच वाला डोमिनेट कर गया यहाँ पे, प्लस एम की जगह, प्लस एम की जगह प्लस एच डोमिनेट कर गया। क्यों? क्योंकि जो प्लस एम है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। ये इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, और ये H प्लस को कम डोनेट कर पाएगा, ठीक है। और सबसे वीक हो जाएगी, 3-4 दे देंगे ना, तो जो ऑर्थो पोजीशन पे होंगे वो सबसे वीक हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपका ऑर्थो इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि NH2 है, ठीक है। NH2 के साथ मैंने एक जगह जोड़ दिया CH3, यहाँ पे NH2 जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो देखो बेटा जी, यहाँ पे देखो, ये तो ऑर्थो पे पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका तो सबसे वीक होगा। तो फर्स्ट वाला अगर इसको ले लूँ, इसको सेकंड ले लूँ और इसको थर्ड ले लूँ, तो फर्स्ट वाला तो सबसे वीक होगा, तो फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा, सबसे एंड में जाएगा। आप सेकंड और थर्ड में कैसे डिसाइड करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा इफेक्ट शो करता है। देखो CH3 कहाँ पर है, मेटा पोजीशन पे। तो एक चीज़ मैंने अगर नहीं भी बताई हो तो याद रखना, एट मेटा पोजीशन प्लस एम, या फिर एम, सीधा एम लिखो, प्लस माइनस दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। एम एंड मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट अकर, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट हाई उस पर मेटा पोजिशन पे अकर नहीं होता है। वहाँ पर कौन सा इफेक्ट होता है, सिंपल प्लस आई इफेक्ट होगा, या फिर माइनस आई इफेक्ट होगा, या फिर यूँ कह लो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, सिंपल, ठीक है। सिंपल क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इस पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। और इस पर कौन सा होगा, देखो ये पैरा पे है, लेकिन इस पर कौन सा होगा, प्लस एच इफेक्ट होगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्लस एच नहीं होगा, क्योंकि एच और एम हाइपर कॉन्जुगेशन मीजोमेरिक इफेक्ट पेंटा पोजीशन पे नहीं होते हैं ऑकर, ठीक है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है प्लस एच जो होता है वो डोमिनेट करता है किस पे, प्लस आई पे। तो आपका थर्ड पहले आएगा, थर्ड, और उसके बाद सेकेंड, ठीक है। मतलब प्लस एच जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा NH2 के ऊपर, जिसकी वजह से वो H प्लस का अटैक ईजी हो जाएगा, ठीक है। CH3 जो होगा वो कम बढ़ाएगा, है ना, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा ना, प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। इसका प्लस एच और प्लस आई दोनों ही होगा, लेकिन आपको पता है प्लस एच ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको किस में करवा दूंगा, रैंक बूस्टअप में करवा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। उसके बाद बात आती है बेटा जी, उसके बाद बात आती है आपकी, उसके बाद एसिड स्ट्रेंथ की आती है। ये तो बेस स्ट्रेंथ आपका हो गया इतना, ठीक है। तो मैं एक समरी बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, छोटी सी समरी। जब भी बेस की बात होगी, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, बेस की बात होगी जब, या इधर बता देता हूँ, थोड़ा इधर बता देता हूँ, जैसे इसको हटाता हूँ, जब देखो जो इसका क्रक्स है पूरा, मतलब पूरा समरी है, तो समरी है, कहने का मतलब ये है, समरी है। बेस जब भी बात होगी बेस में, सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे उसमें, लोन पेयर की या फिर नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी 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 का मतलब क्या है, वो डिलोकलाइजेशन में नहीं हो, नॉट शुड नॉट बी इन डीलोकलाइजेशन, ठीक है, डीलोकलाइजेशन में नहीं होना चाहिए। और याद रखना, हमेशा कंपैरिजन करते हैं एक का दूसरे से, ठीक है। अब मैं बात करूँ NH2 की, मैं इसको बोलूँ कि गुड बेस है कि अच्छा बेस है कि बुरा बेस है, आप नहीं बताओगे कि अच्छा बेस है बुरा बेस है। जब मैं इसके सामने कुछ ला के रखूँगा ना, तभी बोलोगे कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। अकेले की कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताते। मान लो आप बोल दो कि बुरा है क्योंकि इसका लोन पेयर जो डीलोकलाइजेशन में जाता है, लेकिन इसके साथ मैं क्या जोड़ दूँ, अब NO2 जोड़ दूँ, तो क्या अब ये बुरा रहेगा, अब ये अच्छा बन गया ना। तो हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो एक जनरल बात बोलिए कि शुड नॉट बी इन डीलोकलाइजेशन इन जनरल, ठीक है। कंपैरिजन करोगे तो आपको देखना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होता है, जो बेस होता है, वो क्या करता है, कौन डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप शुड प्रेजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि CH3 हो गया, OH हो गया, OR हो गया, या फिर और कुछ भी ले लो, C2H5 हो गया, ETC, ठीक है। ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो हमेशा आपको लोन पेयर चेक करना है,
लोन पेयर की अवेलेबिलिटी वो कम से कम डीलोकलाइजेशन में हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो आपका वो अच्छा बेस बन जाएगा। तो ये आपका है बेस। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। ये है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो देख लेते हैं कुछ और, तो इसमें नहीं बचा बेसिक स्ट्रेंथ में, तो ऑलमोस्ट सभी हो गया है, ठीक है। बाकी रिएक्शन ऑफ बेसिस वगैरह ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको क्या करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले तो वही अरीनियस क्या होता है, जो H प्लस को डोनेट कर सकता है। जो H प्लस को अरीनियस में क्या होता है, अरहीनियस, अरहीनियस में क्या होता है, जो H प्लस को डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है किस में, H2O में। हमेशा H2O के विद रिस्पेक्ट बात करते हैं अरीनियस में। ब्रोंस्टेड में क्या होता है, ब्रोंस्टेड, 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 ब्रोंस्टेड लोवरी, ब्रोंस्टेड लोवरी, लोवरी एसिड क्या होते हैं बेटा जी, क्या होते हैं, जो H प्लस को रिलीज़ कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है ईजिली, रिलीज ईजिली, ठीक है। वो क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड होते हैं आपके, ठीक है। ये तो आपकी क्या रही, ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड की बात। फिर आते हैं आपके लुईस एसिड, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड वो होते हैं बेटा जी जिसमें जिसमें जिसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके क्या होते हैं, आपका कोई भी ग्रुप होगा पूरा या फिर जो भी दिया होगा आपका, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के एग्जांपल ऐसे AlCl3, AlCl3 देखो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। देखो एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, क्योंकि 13 होता है ना एल्यूमिनियम का, 13। तो 2 2 4 6 10 2 12 और एक 13। तो 3p में डी भी आता है, डी में आता है। और डी है जो आपका पूरा ही खाली है, पूरा ही खाली है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल भी है, या फिर यूँ कह लो, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जैसे कि BH3, BH3, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। और AlCl3 है, वो क्या है आपका, वो क्या है उसका, आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो, या तो उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो 2 कंडीशन आती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, डेफिशिएंट स्पीशीज़ हो, और दूसरी बेटा जी दूसरी आती है क्या आपकी, वैकेंट ऑर्बिटल हो। उसको क्या कहते हैं हम, लुईस एसिड कहते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल हो। इसका एग्जांपल लिख लो AlCl3 और ZnCl2 भी हो सकता है आपका। और इसमें क्या आता है, BH3 आता है जनरली, ठीक है। इस तरीके से। अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं सिंपली इस तरीके से, देखना इसकी एसिडिटी ऑफ बात करूं, एसिडिटी ऑफ किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेता हूं, हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स की। तो देखना हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, H2C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 ये है, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको, एक चीज़ समझा देता हूँ, एक जनरल बात बोल देता हूँ, बेस की हो चाहे एसिड की हो, ठीक है। बेस में क्या होता है, जो के ए आपसे पूछ सकता है कि के ए बताओ, के ए बताओ, के ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ठीक है। जितना ज़्यादा के ए होगा मतलब वो इतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, और सिमिलरली बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। इस तरीके से एसिडिटी की बात करूँ तो आपसे सॉरी के बी बोलेगा, पी के बी, ठीक है। इसमें बात करूँ तो के ए बोलेगा, ये होगा आपका पी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा, के ए अपॉन में पी के ए। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एसिडिटी के, ठीक है। ये इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगा कि इसमें हम चेक कर रहे थे क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक कर रहे थे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक कर रहे थे। इसमें क्या चेक करेंगे कि H प्लस को निकालेंगे, और H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज है, नेगेटिव चार्ज शुड स्टेबलाइज, शुड स्टेबलाइज, ठीक है। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, ध्यान रखना, ये मेन कंडीशन है इसकी एसिडिटी चेक करने के लिए, बस यही चेक कर लो बहुत है। और दूसरी बात, जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज बना H प्लस निकलने के बाद, वो किससे स्टेबलाइज होगा, वो इधर इधर डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज होगा, डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज होगा, डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड और आपका किससे स्टेबलाइज होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एग्जांपल COOH होगा, या फिर CH होगा, या फिर CN होगा, या फिर NO2 होगा। ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ये 2 कंडीशन होती है बेटा जी, ध्यान रखना, ये वाली और ये वाली,
ठीक है। पहले तो H+ रिलीज़ करके नेगेटिव चार्ज बनाए, वो जो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा वो नेगेटिव चार्ज या तो डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है। बेसिसिटी की हमने बात कर ही ली है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होते हैं आपके कौन, बेसिसिटी। ठीक है, और आपके जो नेगेटिव चार्ज है वो जो H+ देने की टेंडेंसी है ना, तो वहाँ पर क्या बनेगा, NH3 यहाँ पे ऐसे H+ दोगे तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये बन जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो बेसिसिटी में आपका पॉजिटिव चार्ज बनता है, और नेगेटिव में क्या बनता है आपका, एसिडिटी में क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबलाइज हो सकता है, या फिर सिंपल चेक कर लो कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं, सिंपल। ठीक है, कुछ भी याद रख लो, कुछ भी, या तो बेसिसिटी में आप याद रख लो कि लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं, या फिर इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। और दूसरा एसिड में ऐसे चेक कर सकते हो कि H+ देने के बाद नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है क्या वो स्टेबलाइज है, या तो वो डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज हो, या फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होना चाहिए उसका नेगेटिव चार्ज। ठीक है चलो, अब मैं बात करूँ तो एसिडिटी निकालनी है, तो क्या करूँ मैं, पहले तो H+ निकाल दूँ। H+ निकाल दूँ तो C नेगेटिव बनेगा, H2C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, CH3 CH2 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो देखो एसिडिटी के हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज बना है, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है किससे, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और मैंने कहा था जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। और मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज करती है तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज्ड। अगर मैं पूछूं कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो किस पे स्टेबलाइज होगा, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो कार्बन से, कार्बो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो इस पर कम स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो ये आपका sp, इसमें 50% एस करेक्टर होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका। ठीक है, तो आपको इसमें कैसे चेक करना है, H+ निकाल के देख लेना, H+ निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबलाइज कर रहा है, बस खत्म। फिर आती है बेटा जी एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात करते हैं, एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोल दिया है क्या, जैसे ये ऐसे निकाल लो OH, जैसे कि आपसे कोई पूछ लिया है, इसमें कोई भी आपका ग्रुप जुड़ा होगा, ग्रुप, ये ग्रुप क्या होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि H+ यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, O पे नेगेटिव चार्ज, और O पे नेगेटिव चार्ज ये डीलोकलाइज तो करेगा, लेकिन आपसे 2-4 कंपाउंड दे दिए मान लो इस तरीके से, तब कैसे चेक करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही चेक करोगे। जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, ये मैं लिख देता हूँ OH, और इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है, ध्यान रखना। ऑर्थो इफेक्ट मैंने 2 केसेस में बताया है, एक बेंजोइक एसिड में और एक एनिलीन के केस में। ठीक है, देखो अब सब GOC लगनी है, इसमें सब GOC लगनी है। OH देखो, इसमें मैंने कोई एरोमेटिक नहीं बनाया है, सिंपल साइक्लोहेक्सेन बना दिया है इसमें। देखो अब जो सबसे ज़्यादा कम करेगा, देखो मान लो इसमें क्या है, -M इफेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो इसका नेगेटिव चार्ज जो बनेगा तो डीलोकलाइजेशन में ही नहीं है, तो ये तो हाईली अनस्टेबलाइज्ड होगा, अनस्टेबलाइज्ड। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में नहीं है, एटलीस्ट डीलोकलाइजेशन में तो होता। बाकी सारे तो क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो डीलोकलाइजेशन में तो है, डीलोकलाइजेशन में तो है। ठीक है, और इसमें देखो ये न्यूट्रल हो गया, और सिमिलरली इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, +H लगेगा और +I लगेगा, है ना। तो आपको पता है ये +H डोमिनेट कर जाएगा, तो सबसे फिर ये क्या करेगा, कम करेगा, है ना। तो देखो अगर मैं दे दूँ 1 2 3 और 4, तो सबसे ज़्यादा किसको दूंगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा नेगेटिव चार्ज को, ये। तो फर्स्ट जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से देखो, फोर्थ तो क्या कर रहा है, देखो थर्ड तो सबसे कम कर लो, थर्ड में तो डीलोकलाइजेशन ही नहीं है, ठीक है, बाकी ग्रुप तो बाद की बात करें, डीलोकलाइजेशन ही नहीं है, तो सबसे कम थर्ड। उसके बाद सेकंड और फोर्थ में कैसे डिसाइड करोगे, देखो फोर्थ वाला जो है +H दे रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कर रहा है, डीस्टेबलाइज। तो क्या आएगा आपका, सेकंड आ जाएगा, उसके बाद फोर्थ आ जाएगा, और फिर आपका थर्ड आ जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ऐसे रिकॉर्डर। ठीक है, तो फिनॉल की आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सिमिलरली एक एग्जांपल और करवा देता हूँ इसका, फिर आपका एसिडिटी की बात कर लेंगे COH में। ठीक है, देखो ये OH है, ये OH है,
ये OH है और ये CH3 है, CH3 है, फिर आपका ये CH3 है, OH है, CH3 है। देखो 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 देखो, सारे ही क्या कर दिए इसने, सारे ही क्या कर दिए, रिलीजिंग वाले दे दिए, सारे ही रिलीजिंग वाले। अब जो कम रिलीज़ करेगा ना वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कम रिलीज़ करेगा। तो देखो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसमें कौन सा है, प्लस H और प्लस I दोनों है। इसमें क्या है, सिर्फ प्लस I है क्योंकि प्लस H मेटा पे काम नहीं करता। इसमें क्या है, प्लस H और प्लस I दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूट्रल वाला है, इसमें तो कोई ग्रुप जुड़ा ही नहीं हुआ जो डोनेट कर सके, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करें तो इसमें सिर्फ प्लस आई है, सिर्फ प्लस आई है, और इसमें प्लस एच और प्लस एच दोनों हैं, दोनों प्लस एच, और आपको पता है प्लस एच डोमिनेट करता है, तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब प्लस आई वाला पहले आ जाएगा, मतलब थर्ड वाला पहले आ जाएगा। अब सेकंड और फोर्थ में देखो, इसमें प्लस एच जो और प्लस एच और प्लस एम, आपको बताया था मैंने, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जितना ऑर्थो पे लगाएगा उतना ही पैरा पे लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो बात बनी नहीं, फिर हम चलते हैं प्लस आई पे। प्लस आई जो होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा लगाता है, फिर मेटा पे ज़्यादा लगाता है, फिर पैरा पे ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट लगाता है, ठीक है। तो मतलब ऑर्थो पोजीशन में रहेगा, फोर्थ में ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा लगाएगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला जो होगा पहले आ जाएगा, और फिर आपका कौन सा आएगा बेटा जी, आपका फोर्थ वाला आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट 1 3 2 4 ये आंसर हो जाएगा आपका 1 3 2 4, ठीक है। बाकी आपको मैं करवा दूंगा किस में, आपको करवा देंगे रैंक बूस्टर में, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद देखते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या सिंपली चेक करते हैं, सेम होता है आपका किसकी तरह, फिनोल में जैसे बताया ना, फिनोल में जैसे बताया वैसे ही होता है, एक ऑर्थो इफेक्ट हो जाता है, जो भी इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी प्रेजेंट हो, ये क्या होगा, ये स्टेबिलिटी को, ये एसिडिटी को हमेशा बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है। मैं पूछूँ इसमें, मैं पूछूँ COOH में, CH3 में, CH3 में, और ये लेता हूँ COOH, और यहाँ पर लेता हूँ मैं क्या, NO2। देखो यहाँ पर भले इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा हो और इसका क्या लग रहा हो, प्लस एच इफेक्ट लग रहा हो, लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसका ज़्यादा होगा एसिडिटी, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, एसिडिटी ज़्यादा होगी, एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। एक आता है DNP रूल, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। देखो FCH2 COOH, ये आता है ClCH2 COOH, ठीक है। फिर आता है आपका, फिर आता है आपका ClCH2 CH2 COH, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। तो देखो DNP में क्या होता है, पहले चेक करते हैं DNP रूल क्या कहता है। DNP रूल कहता है डिस्टेंस नंबर एंड पावर, मतलब कि कभी भी एसिडिटी चेक करो हमेशा, और एक चीज़ याद रखना, ये किस में लगता है हमेशा, इंडक्टिव इफेक्ट में लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट में लगता है हमेशा, मीज़ोमेरिक और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में मत लगा देना कभी, ठीक है, इसमें लगता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट इसमें, ठीक है। DNP रूल, देखो डिस्टेंस का क्या मतलब है कि COOH से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कितनी डिस्टेंस में है, देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है Cl, और यहाँ पे सेकंड कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर, तो डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है इसकी, तो ये सबसे आखिरी में जाएंगे, ये डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, मैं डिस्टेबलाइज मतलब ऐसे नहीं करेगा, इन दोनों के कंपैरिजन में डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर आते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो हम चलते हैं नंबर पे। देखो नंबर का मतलब कितने कितने ग्रुप हैं, मतलब एक है, क्लोरीन भी एक है और फ्लोरीन भी एक है, मतलब नंबर भी सेम है इनका। अब चलते हैं पावर पे, पावर का मतलब है किसका कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कौन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन डोमिनेट करता है, फ्लोरीन डोमिनेट करता है, तो इसलिए 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर सेकंड और फिर थर्ड, इस तरीके से आप ये DNP रूल फॉलो करते है। डिस्टेंस नंबर पावर समझ में आया, और ये हमेशा किस में लगाना है, इंडक्टिव इफेक्ट में लगाना है, पहली चीज़। और दूसरा सीक्वेंशियली चलना है, पहले डिस्टेंस ही चेक करेंगे, अगर डिस्टेंस में अगर वो जीत गया, अगर डिस्टेंस में जीत गया फिर बात करेंगे फिर आगे नहीं बढ़ना है। अगर डिस्टेंस बराबर है फिर नंबर में बात करेंगे कितना है, एक है, 2 क्लोरीन है, या फिर 2 फ्लोरीन है, या फिर 3 फ्लोरीन है, 4 है, कितने हैं, ठीक है। अगर वो दोनों सेम है, जैसे यहाँ पर एक फ्लोरीन था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ था, नंबर भी सेम है, तो फिर चलते हैं पावर में। आपको पावर पता है, फ्लोरीन की पावर क्लोरीन से ज़्यादा होती है,
ठीक है, तो ये जीत गया आपका। इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा होता है तो जीत गया, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो 1 2 3 इस तरीके से आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो टीएनपी रूल भी आपको समझा दिया है मैंने इस तरीके से। अब जैसे कि एक दो एग्जांपल बता देते हैं आपको, और ये फिर बाकी आपको रैंक बूस्टअप में करवा देंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कवर करवा दिया है इसमें। देखो COOH, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे OCS3, COOH, फिर मैंने लिख दिया NO2, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया CS3 COOH, यहाँ लिख दिया मैंने NO2। इन तीनों में बताना है। ठीक है, तो देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, +M इफेक्ट है, और इसका कौन सा -M इफेक्ट है, इसका कौन सा -M है, इसका -I है, -I है। तो देखो ये दोनों तो ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो इन दोनों का तो सबसे कम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लिख दूँ मैं, थर्ड लिख दूँ, जो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड है ना, ये थर्ड है, ये थर्ड का ज़्यादा। 1 2 में कैसे चेक करेंगे, 1 2 में सिंपल चेक कर लो, अगर ऑर्थो इफेक्ट है तो ऑर्थो इफेक्ट पे कौन किसका इफेक्ट है, मतलब -M इफेक्ट है, दोनों का ही कम होगा, दोनों का ही कम होगा। लेकिन अब चेक करेंगे अपने जनरल रूल पे, ये -M है, ये +M है, ये +M क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये सबसे कम होगा। -M क्या करता है, स्टेबलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को, तो ये ज़्यादा होगा। तो फिर आपका कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो ये सेकंड होगा आपका, ये फर्स्ट होगा। इस तरीके से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एसिडिटी हम बता देते हैं ऑर्थो इफेक्ट के साथ में। ठीक है, बाकी इसको किसमें देख लेंगे, बाकी हम देख लेंगे रैंक बूस्टअप में। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, सारे प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म देखो यही बता देता हूँ, टोटोमेरिज्म 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 क्या होता है, देखो पहली बात तो टोटोमेरिज्म होता है कि एक सिंगल कंपाउंड दो से मतलब दो स्ट्रक्चर में आपका एग्जिस्ट कर सकता है, दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3 CO CS2। ठीक है, ये आपका होता है एक स्ट्रक्चर, और ये यही स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर है आपका, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, सेम कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप मॉलिक्यूलर चेक करोगे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो दोनों क्या मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये इसको कहते हैं कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म, कीटो मतलब कीटोन। ठीक है, इसको कहते हैं इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म का मतलब इन प्लस में ऑल, इन प्लस में ऑल मतलब डबल बॉन्ड साथ में ऑल, मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और साथ में OH है, ये डबल बॉन्ड है साथ में OH है। ठीक है, तो इनोल फॉर्म कहते हैं, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जनरली किस में मिलते हैं आपको, देखो ये कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन जो होती है, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ मिल सकते हैं, या फिर C डबल बॉन्ड NH इमीन में मिल सकते हैं। इमीन में होता है टोटोमेरिज्म, ये होता है कार्बोनिल में होता है टोटोमेरिज्म। ठीक है, एक होता है नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड में हो सकते हैं आपके, नाइट्रोसो कंपाउंड में हो सकते हैं टोटोमेरिज्म, और आपका हो सकता है NO2 में आपका टोटोमराइजेशन हो सकता है नाइट्रो में। ठीक है, इस तरीके से आपका टोटोमराइजेशन हो सकता है। होता कैसे है, होता कैसे, ध्यान से देखना, एक ही बताऊंगा फिर आप बाद में कर लोगे सारा। इस तरीके से होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा आपका कार्बोनिल पे, या फिर ये जो ग्रुप है जो कंडीशन में मैंने लिखवाए हैं 3 4 ग्रुप, इसके अल्फा पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए पहली बात, और वो कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये इसकी क्या है, कंडीशन है, तो ये होना ही चाहिए एटलीस्ट। ये क्या करता है, देखो इसको मैं अगर ले लूँ, नाम ले लूँ, इसको 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, इसको दूसरे पेन से दिखाता हूँ मैं, इसको मैं 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ और इसको मैं 3 ले लूँ, तो देखना 1 वाला पोजीशन जो हाइड्रोजन उठ के जाता है 3 पोजीशन पे, और जो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला कहाँ शिफ्ट होता है, ये पोजीशन होता है 1 और 2 में। जो 2 3 का डबल बॉन्ड है वो 1 2 पे शिफ्ट होकर ये डबल बॉन्ड बनाता है, और किस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से आपका बना लेगा। ठीक है, ये इनोल फॉर्म ऐसे बन जाएगी आपकी, ये इनोल फॉर्म होगी। ठीक है, ये कीटो फॉर्म होगी। देखो मैं इन जनरल बोलूँ, अगर इन जनरल, ठीक है, इन जनरल जो है बात करूँ तो कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म, कीटो मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म इन जनरल बोला है मैंने, ध्यान रखना। बहुत जगह आता है जहाँ पे इनोल भी कीटो से ज़्यादा बनता है आपका। ठीक है, तो ये होता है आपका टोटोमेराइजेशन। ठीक है, अब ये दो तरीके से होता है, एक बेस कैटलाइज्ड करवा सकते हैं, बेस कैटलाइज्ड टोटोमेराइजेशन हो सकता है, कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन करवा दो। कैसे, कैसे देखो, कोई भी बेस लिया मैंने OH नेगेटिव, कार्बन हाइड्रोजन लिया, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होगा ही, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, ये OH नेगेटिव इस H को खाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक है,
H2। या फिर इसको अच्छे से दिखाऊँ मैं, इसको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो ये ऑक्सीजन है ना आपका, ये ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड रहेगा तो ये H को खाएगा, ये H को खाएगा तो क्या बनेगा देखना, इधर से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये बनेगा, और साथ में क्या बनेगा OH, इस तरीके से बनेगा ना। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज आता है इधर, और ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है इस पे जाता है हाइड्रोजन पे। ठीक है, हाइड्रोजन पे जाएगा, और ये क्या कर लेगा, क्या बना लेगा आपका HO, कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन बना लेगा। चाहे इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ मैं, इसी फॉर्म में लिखूँ तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन OH ऐसे बन जाएगा। बताओ क्या मुश्किल है इसमें। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म होगी, इनोल फॉर्म होगी, ये कीटो फॉर्म थी। सिमिलरली बेस के उसके एसिड के साथ भी हो सकता है, एसिड के साथ खुद ट्राई करना। देखो प्रोडक्ट सेम बनेंगे आपके, प्रोडक्ट आपके सेम बनने वाले हैं। ठीक है, तो एसिड के साथ ट्राई करना, उसमें पहले क्या करेगा H+ लेगा ऑक्सीजन, और उसके बाद वो आपका हो जाएगा इस तरीके से, H हो जाएगा, हो जाएगा। आप एसिड में ट्राई करना, आप हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट सब में सेम बनेगा, बेस से करो चाहे एसिड से करो, प्रोडक्ट एंड में जो बनेगा सब सेम बनेगा। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है परसेंटेज इनोल का कंटेंट बताओ, इनोल कंटेंट बताओ, कंटेंट बताओ। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। देखो CH3 सी, पहले मैं कुछ लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये लिख दिया मैंने। और लिख दिया मैंने CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड O, ये लिख दिया मैंने। और तीसरा मैंने लिख दिया बेटा जी CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3, और ये आपका लिख दिया मैंने CH3। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या होगा, इसका पहले मैं बना लेता हूँ क्या, इसका मैं बना लेता हूँ पहले, इनोल फॉर्म बना लेता हूँ। ये कीटो फॉर्म है, सारे कीटो फॉर्म है, ये भी कीटो फॉर्म है। तो इसमें चेक करने के लिए क्या करूँ, CH3 CH, इसका हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन इधर जाएगा। मैं देखो डायरेक्टली बना रहा हूँ, डायरेक्टली आप सीख चुके हो। COH, इसका ये बनेगा। सिमिलरली इसका बनाऊँ तो CH3, इसका हाइड्रोजन जाएगा उठ के, तो ये बनेगा COH, और यहाँ पे CH3। और इसका मैं चेक करूँ तो CH3 CH, सॉरी CH नहीं, C आएगा सिंपल, हाइड्रोजन तो चला जाएगा ना, CH3 और OH ऐसे बनेगा, और CH3 इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब चेक कर लो कि जो डबल बॉन्ड बना है ना, जो डबल बॉन्ड बना है, जो डबल बॉन्ड बना है, जो डबल बॉन्ड बना है ना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है, कितना स्टेबलाइज है, कितना स्टेबलाइज है वो चेक कर लो बस। ठीक है, देखो आपको पता है कि डबल बॉन्ड की जो स्टेबलाइजेशन होती है वो किससे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, अल्फा हाइड्रोजन से। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसके अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3, ये है ना, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके पास कितने होंगे, देखो 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और इसके कितने होंगे, इसके देखो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है ना इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी अल्फा, तो कितने होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो परसेंटेज इनोल कितने आएगा कंटेंट, देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला पहले आएगा, मतलब 3 पहले आएगा, फिर 6 वाला आएगा, मतलब 2 पहले बाद में, फिर 1 आएगा आपका। ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज इनोल कंटेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेक करनी है इसमें। ठीक है, हो गया, आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे एक और चीज़ आती है, क्या चीज़ आती है कि कब किस केस में आपका इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। वो केस आती है बेटा जी, जब केस आता वो जब आता है जब जैसे कि मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5 ऐसे। ठीक है, ये जब होता है बेटा जी, जब यहाँ पर, अब इसका मैं बनाऊंगा ना, अगर ये CH3, इसका अगर मैं बनाऊँ, देखो COH आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH2, किधर भी बना लो, किधर भी बना लो, दोनों पोजीशन सेम है, किधर भी बना लो। ठीक है, इस साइड बना लो चाहे उस साइड बना लो, इधर भी, इस साइड भी बना सकता था मैं, नहीं इसमें किधर भी नहीं बना सकता, इधर नहीं। अगर मैं इसको CH3 कर दूँ ना, अभी मैं बताऊँगा आपको, इसका भी बताऊँगा। ठीक है, इसका भी बताऊँगा, जैसे इस पर इधर भी मैं CH3 कर देता हूँ, इधर भी मैं CH3 कर देता हूँ। अब किधर भी बना लो, आप इधर भी बना लो, उधर भी बना लो। ठीक है, इसका भी बताऊँगा मैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना, वो स्टेबलाइज कर जाता है, ये वाला इनोल फॉर्म क्यों स्टेबलाइज कर जाता है, क्योंकि इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बनाता है 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, जिसको आप चिलेशन भी कहते हो।
6 मेंबर रिंग बना के क्या करता है, स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए ये इनोल फॉर्म में ज़्यादा रहना पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में ज़्यादा रहना पसंद करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। अब दूसरा केस लेता हूँ बेटा जी, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब मैं ये ले लेता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखो अब कहाँ बनेगा। अगर मैं इस पर नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, ध्यान देना, अगर मैं इस पर नेगेटिव चार्ज बना दूँ तो ये इधर से बनाएगा कि इधर से बनाएगा, ये उधर से बनाएगा जहाँ से जो ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे डेंसिटी होगी, जहाँ से ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करे या फिर ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। देखो इसको मैं ठीक से समझाता हूँ आपको, इसको ठीक से समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इसको मैं दोबारा बना के फिर समझाता हूँ। मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ये बना दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, अब जो अगर ये नेगेटिव चार्ज या तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में अच्छे से हो या फिर इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक है, अब जो साइड ग्रुप है, अब जो जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा ना, जो जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा वो उतना ही डिस्टेबलाइज होगा, उसका नेगेटिव चार्ज उतना ही डिस्टेबलाइज होगा। मतलब कि सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। ये देखो, इस पे है प्लस आर इफेक्ट, इस पे है प्लस आर इफेक्ट। अगर इसका प्लस आर इफेक्ट हो गया तो ये ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन अच्छा करेगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन में कॉन्जुगेशन अच्छा होता है एज़ कंपैरिजन टू कार्बन और ऑक्सीजन। एज़ कंपैरिजन टू कार्बन और ऑक्सीजन में कॉन्जुगेशन अच्छा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट है ना, ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बिजी रहेगा एज़ कंपैरिजन टू इस नेगेटिव चार्ज के। कार्बन के साथ डीलोकेलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती ऑक्सीजन की, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन में होती है। और इसमें देखो इसमें CH3 है, इसमें प्लस एच लगेगा, और आपको पता है प्लस एच जो होता है वो डोमिनेट नहीं करता है प्लस एम पे, प्लस एम जो होता है वो डोमिनेट करता है प्लस एच पे। तो मतलब कॉन्जुगेशन जो होगी इसमें ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में कम होगी तो ये अपना ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करेगा, ये अपना ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करेगा, ये वाला ज़्यादा टाइम इन दोनों के साथ स्पेंड करेगा, ना कि इनके साथ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो बनेगा ना आपका CH3, ये OH कहाँ आएगा, इसके साथ आएगा, OH इसके साथ, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ आएगा क्योंकि इसका जो है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा एज़ कंपैरिजन टू इसके। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो बना था यहाँ पे, ये ज़्यादा इसके साथ होगा, इसके साथ, ठीक है, इस वाले के साथ। तो ऐसे बनेगा। तो सिमिलरली इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कीटोफॉर्म बन जाए, सॉरी इनोल फॉर्म बन जाएगा आपको, इनोल फॉर्म स्टेबलाइज हो जाएगा, इसमें स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं कब आपका कीटोफॉर्म होता है, कब। और एक केस होता है एरोमेटिसिटी का। ये देखो डबल बॉन्ड O होगा यहाँ पे CH3 लगा दूँ तो यहाँ पर क्या बनता है, ये इस तरीके से बनाऊंगा इसका इनोल फॉर्म, ये OH बनेगा, ये आपका इस तरीके से बन जाता है, ये वाला उठ के इधर आ जाता है। वो कैसे आता है वो आपको मैकेनिज्म में बता दूंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर भी इनोल फॉर्म स्टेप ज़्यादा बनेगा कीटोफॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाए तो इनोल फॉर्म ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है एज़ कंपेरिजन टू कीटोफॉर्म में। ठीक है, वरना इन जनरल क्या होता है, इन जनरल मैंने बता ही दिया, इन जनरल आपका कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है इनोल से। ठीक है, एक दो तीन जो मैंने क्राइटेरिया बताया ना, या तो ये 6 मेंबर्ड बना रहा हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, या फिर एरोमेटिसिटी हो रही हो, तब आपका ये स्टेबल होता है इनोल फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। सिमिलरली एक होता है डी एक्सचेंज, होता है बेटा जी, डी एक्सचेंज। ये क्या होती है इसकी कंडीशन देखो, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे क्या होगा, D3O पॉजिटिव इस तरीके से दे देगा कोई, ऐसे करवा देगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी डी एक्सचेंज की बात करेंगे ना, तो जो भी हाइड्रोजन होंगे, कौन से हाइड्रोजन, देखना, ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि कार्बोनिल होंगे ना, वो सारे एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो अल्फा ये भी है, ठीक है, और कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब चारों क्या बनेंगे, अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से बना सकता हूँ, इस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है इसके साथ, ये जितने भी ज़्यादा जो भी नेगेटिव चार्ज बनेगा H+ रिलीज होने के बाद,
जो भी H+ रिलीज़ होने के बाद नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबलाइज है रेजोनेंस के थ्रू, तो वहाँ पर डी एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर मैं डी एक्सचेंज होगा तो कैसे होगा, D3O पॉजिटिव अगर H2O की बात करूँ तो, अगर करूँगा तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, D बनेगा, D बनेगा, D बनेगा, D बनेगा। जितने भी आपके अल्फा हाइड्रोजन थे सारे एक्सचेंज हो गए D से। तो इसी को कहते हैं क्या, डी एक्सचेंज कहते हैं। सिंपल है ना। बाकी इसको रैंक बूस्टर प्रोग्राम में आपको करवा ही दूंगा। तो ये था आपका सारा क्या, पूरी GOC कंप्लीट। यहाँ पर आपकी GOC क्या होती है, GOC एंड होती है, GOC कंप्लीट होती है यहाँ पे, ठीक है। GOC कंप्लीट होती है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इसके रैंक बूस्टर में मैं कराऊंगा शायद कल परसों, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना इसकी। तो इसमें भी टाइम लगता है ना, टाइम लगेगा आपको। जैसे रोज़ रोज़ वीडियो डालना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है, कंटेंट भी बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर एडिट वगैरह सब करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है यूट्यूब पे। तो इट टेक्स टाइम, है ना। तो देख लेंगे कब आएगी नेक्स्ट वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाए या फिर परसों आ जाए, ठीक है। उसमें हम रैंक बूस्टअप में ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी बुरी लगी भी तो बता देना, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी लगेगी तभी भी, मतलब अच्छी अगर बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छा बोलोगे तो थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, बुरा बोलोगे तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो बुरा ही बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना। जितना फैलाओगे ना इस वीडियो को, मैं उतनी ही ज़्यादा वीडियो आपके पास लेकर आऊँगा, और उतनी ही शिद्दत तो खैर अभी भी है, लेकिन और अच्छे से आपको, मतलब आगे और मोटिवेशन के साथ आपको ये कोर्स करवाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही खुश रहिए, इस लॉकडाउन में मज़े करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।